हेलो एवरीवन, मैं अनुराधा अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस विद अनुराधा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। जैसे कि आपको पता है, इससे पहले लेक्चर में मैंने आपको चिंतन पढ़ा दिया है। ठीक है, अच्छे से आप अपने नोट्स बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए अब मेरा जो नया टॉपिक है वो है चिंतन के प्रकार। ठीक है, अगला टॉपिक चिंतन के प्रकार। ठीक है, तो जिक बार्डो तथा रूक ने 1977 में चिंतन को दो भागों में बांटा था, है ना। वे दो भाग कौन कौन से थे? स्वैली चिंतन, यथार्थवादी चिंतन। ठीक है, ये दो चिंतन बताए थे, स्वैली चिंतन और यथार्थवादी चिंतन। दो चिंतन बताए किसने? जिक बार्डो तथा रूक ने 1977 में। ठीक है, दो भागों में बांटा है किसको? चिंतन को। कौन कौन सा? स्वैली चिंतन तथा यथार्थवादी चिंतन। तो स्वैली चिंतन क्या है? स्वैली चिंतन ऐसे चिंतन को कहा जाता है जिसमें व्यक्ति अपने काल्पनिक विचारों एवं इच्छाओं को की अभिव्यक्ति करता है। यानी कि उसमें क्या हो, जो वो कोई व्यक्ति सोच रहा है वो चीजें काल्पनिक हो और क्या हो, काल्पनिक हो और इच्छाओं को की अभिव्यक्ति हो। काल्पनिक विचारों एवं इच्छाओं की अभिव्यक्ति करता है खुद ही। ठीक है, कैसे? जैसे हम सपना देख रहे हैं। ठीक है, सपने में दिखाई दिया कि भाई हम रसगुल्ला खा रहे हैं, हालांकि सपने में रसगुल्ला आता नहीं है। ठीक है, नहीं सपने में तो आता है, लेकिन हकीकत में ऐसे नहीं आता कि सो रहे हैं मुंह में रसगुल्ला आ गया। ठीक है, वो नहीं होता। चलिए, तो मजाक की बात है ना। तो यानी कि सपने में जो चीज आती है, जैसा हमें क्या दिखाई दिया, बहुत बड़ा हाथी दिखाई दे गया, है ना, बहुत ज्यादा है, वो हमारे पीछे भाग रहा है। और जब हम सुबह हमारी आंख खुलती है तो क्या होता है कि हम अपना सपना सभी को बताते हैं कि हमें ऐसे ऐसे हाथी दिखा है ना। तो वो क्या हकीकत में थोड़ी ना दिखाई देता है? कभी कभी चलो सपने सच हो जाते हैं, ये भी नहीं क्या वो कर सकते, है ना। तो तथा यह किसी से एक तरह से देखो, यदि छात्र कल्पना करता है, जैसे छात्र क्या करता है, छात्र कहता है कि भाई हम पढ़ाई खत्म होने के बाद क्या करेंगे, बहुत अच्छा इंजीनियर बन जाऊंगा, मेरी नौकरी लगेगी, मेरे पास मेरा बंगला होगा बहुत अच्छा वालीशान सा, और उसमें क्या होगा, पूरा परिवार रहेगा अच्छे से, वो बंगले में बहुत अच्छी अच्छी चीजें होंगी, स्विमिंग पूल होगा, पौधे होंगे, चारों तरफ हरियाली हरियाली होगी, घर बहुत बड़ा बंगला होगा, उसमें चमचमाती कार होगी, कार में हम क्या करेंगे, अपनी फैमिली को घुमाएंगे और हम पूरा एंजॉय करेंगे। ठीक है, तो ये किसका उदाहरण है? ये उदाहरण है स्वैली चिंतन का। ठीक है, इस चिंतन को क्या कहते हैं? स्वैली चिंतन कहा जाता है। तो चलिए नोट कर लो इसे। चलिए, ठीक है, दो भागों में बांटा है, स्वैली चिंतन एक है यथार्थवादी चिंतन। वो मैं बता चुकी हूँ क्या होता है। और ये जो चिंतन होता है, ऐसा चिंतन जिसका संबंध किससे है? वास्तविक घटना पर आधारित है। वही है, इसके सहारे व्यक्ति किसी समस्या का समाधान कर सकता है। यानी कि इसमें व्यक्ति को पता चल जाता है कि इसमें ये सारी चीजें सत्य घटना पर आधारित है। यानी कि हमारे साथ कोई घटना घटी तो हम अनुमान लगाना शुरू कर देते हैं। भाई जैसे हम कहीं जा रहे हैं, है ना, हम किसी बाइक पर बैठ के जा रहे हैं। ठीक है, तो बाइक चलते चलते रुक जाती है ना, तो हम क्या सोचेंगे, शायद इसका पेट्रोल खत्म हो गया होगा, है ना, या फिर इसका टायर फट गया शायद इसलिए रुक गई हो, है ना, या फिर कुछ भी दिक्कत आ गई इसमें, मोटरसाइकिल में किसी भी तरह की कोई परेशानी आ गई, जैसे टायर कट गया, है ना, पंचर हो गया किसी भी तरह से, है ना, हवा कम है, और किसी भी तरह से उसमें जो भी प्रॉब्लम आ जाती है, पेट्रोल खत्म होने के बाद रुक जाती है, तो इंसान क्या करता है, उस पर सोचता है। तो यही क्या होता है, यथार्थवादी चिंतन कहलाता है। ठीक है, इस तरह के सारा सोचना शुरू कर देता है कि ये किस तरह, हाँ ये जो समस्या आई है वो क्या समस्या आई होगी, अनुमान लगाना शुरू कर देता है। तो वही क्या कहलाता है, यथार्थवादी चिंतन। ये जो चिंतन है ये वास्तविकता घटना पर आधारित है। हमारे साथ जो वास्तविकता में घटी जाती है, कोई भी समस्या आती है वास्तविकता में उस पर आधारित है। ठीक है, कोई व्यक्ति कार में बैठकर सफर कर रहा है
कार अचानक से रुक जाती है। ऐसी समस्या के उत्पन्न होने पर व्यक्ति तरह तरह की बातें सोचना शुरू कर देता है ना कि ये समस्या किस तरह से आई, क्यों आई, है ना। तो कहीं वो सोचता है कहीं इंजन में तो नहीं खराबी आ गई, कहीं टायर तो नहीं फट गया, कहीं इसमें पेट्रोल तो नहीं खत्म हो गया, है ना। हर तरीके से सोचना शुरू कर देता है। तो यही क्या कहलाता है, यथार्थवादी चिंतन कहलाता है। तो आप इसको अच्छे से नोट कर लो। अब यही यथार्थवादी चिंतन 2 प्रकार का होता है, ठीक है। ये कितने प्रकार का होता है, यथार्थवादी चिंतन 2 प्रकार का होता है। तो इसे पहले नोट कर लो जब बताती हूं मैं, ठीक है। एक चलिए देखिए, यथार्थवादी चिंतन 3 प्रकार के बताए गए हैं, ठीक है। चलिए देखिए, यथार्थवादी चिंतन कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा, अभिसारी चिंतन, सृजनात्मक चिंतन और आलोचनात्मक चिंतन, है ना। तो पहला क्या है, अभिसारी चिंतन। इस चिंतन को क्या कहते हैं, इस चिंतन को निगमनात्मक चिंतन भी कहा जाता है, यानी कि समस्या का समाधान करना, ठीक है। पूरी तरीके से समस्या का समाधान करना ही क्या कहलाता है, अभिसारी चिंतन कहलाता है, ठीक है। इसे निगमनात्मक चिंतन भी कहा जाता है। अभिसारी चिंतन में व्यक्ति दिए गए तथ्यों के आधार पर किसी सही निष्कर्ष पर पहुंचने की कोशिश करता है, यानी कि उसको किसी भी तरह के तथ्य जो मिलते हैं उसको खोजबीन करके एक निष्कर्ष पर आ जाता है वो, है ना। और निष्कर्ष पर आने के बाद वह अपनी समस्या का समाधान करने की कोशिश करता है। जैसे किसी बच्चे को पूछा जाए कि 6 व 3 की गुना करेंगे तो क्या होगा, कितना आएगा, ठीक है। तो यही क्या है, इस प्रश्न का उत्तर देने में निहित चिंतन, है ना, करना ही है, क्या होता है, अभिसारी चिंतन कहलाता है, ठीक है। इस प्रकार के चिंतन में किसी भी विषय पर एकांकी चिंतन किया जाता है। तो ये कौन सा चिंतन है, अभिसारी चिंतन है, यानी कि समस्या का हल निकालने के लिए एक निष्कर्ष पर पहुंचकर समस्या का हल निकालना ही क्या कहलाता है, अभिसारी चिंतन कहलाता है। तो इसे नोट कर लो। चलिए देखिए, सृजनात्मक चिंतन, ठीक है। तो इस तरह के चिंतन को आगमनात्मक चिंतन का भी कहा जाता है। इस तरह के चिंतन में व्यक्ति दिए गए तथ्यों से में अपनी ओर से नए तथ्य जोड़कर एक निश्चित निष्कर्ष पर पहुंच जाता है, यानी कि चीजों को जोड़ तोड़ कर कि अगर मैं ये रास्ता अपनाऊंगा तो मेरी समस्या, अब मैं जल्दी वहां पर पहुंच पाऊंगा, है ना, जहां पर मुझे बुलाया गया है ना। तो वो चीजें निश्चित निष्कर्ष पर पहुंच जाता है। ये सारी चीजें जोड़ के, कड़ी कड़ी जोड़ के, है ना। जब तक व्यक्ति इसमें नए तथ्यों को अपनी ओर से उसमें नहीं जोड़ता, उसकी समस्या का समाधान नहीं होता। वह जब तक नई नई चीजों को वो मोड़ कर नहीं देखता तो क्या होता है, इन तथ्यों का सर्जन नहीं कर पाता वह, और समस्या का समाधान नहीं हो पाता, ठीक है। यदि किसी व्यक्ति को कलम का असाधारण क्या पूछ लें, उपयोग पूछ लें कि इसका उपयोग, असाधारण उपयोग कैसा होता है, ठीक है, जरा सोचिए, तो वो थोड़ा सोचेगा ना, सोच समझ के आपको बताएगा कि इसका उपयोग ऐसा होता है। तो ये क्या कहलाता है, सृजनात्मक चिंतन कहलाता है। यानी कि किसी भी तरह से हम अपनी समस्या का समाधान करने के लिए, ठीक है, थोड़े छोटे छोटे तथ्यों को जोड़कर उसमें अपनी तरफ से भी कुछ चीजें जोड़कर एक निश्चित निष्कर्ष पर पहुंच जाते हैं, वही क्या कहलाता है, सृजनात्मक चिंतन कहलाता है। इसको नोट कर लो आप। चलिए देखिए, आलोचनात्मक चिंतन क्या होता है। इस तरह के चिंतन में व्यक्ति किसी भी वस्तु, घटना या तथ्य की सच्चाई को स्वीकार करने से पहले
उसके गुण व दोषों की परख कर लेता है। हमारे समाज में कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जिन्हें किसी घटना या वस्तु के बारे में जो कुछ भी कहा जाता है वह उसे वैसे ही मान लेते हैं। तब ऐसा कहा जाता है कि इस तरह के व्यक्ति में आलोचनात्मक चिंतन की शक्ति कम है। यानी कि देखिए, यानी कि ये कह रहा है कि इस तरह के चिंतन में व्यक्ति किसी भी घटना या तथ्य की सच्चाई को स्वीकार कर लेता है। स्वीकार करने से पहले उसका क्या पता कर लेता है, गुण व दोष। यानी कि उस कार्य को करने के लिए हमें क्या तो उसके परिणाम, अच्छे परिणाम मिलेंगे, क्या ही इसके बुरे परिणाम मिलेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें की उसे परख हो जाती है ना। यानी कि जैसे कह रहा है कि अगर आप जैसे कोई घटना हुई और हम तुम्हें ऐसा बता रहे हैं कि हाँ एक घटना हुई कि भाई 2 लोगों का एक्सीडेंट हो गया, वो बस थी और वो क्या कार थी, है ना, वो आपस में टकरा गई और उसका एक्सीडेंट हो गया, है ना। जिसे हम बता रहे हैं वो वहां पे मौजूद नहीं था, ठीक है, फिर भी हम उसे उस चीज के बारे में बता रहे हैं तो उसे वो घटना वो वैसे ही मान ले कि सच में ऐसा हुआ होगा। तो यही क्या कहलाता है, इस तरह के चिंतन को क्या कहा जाता है, आलोचनात्मक चिंतन कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए देखिए, मूर्त व अमूर्त चिंतन, ये कौन से चिंतन होते हैं। मूर्त चिंतन क्या होता है, मूर्त चिंतन को सरलतम विधि भी कहा जाता है, माना जाता है, बहुत सरल विधि है ये। चिंतन की यह प्रक्रिया किसी वस्तु, घटना या व्यक्ति के प्रत्यक्षीकरण से होती है। यानी कि जब हम किसी चीज को, वस्तु को देखते हैं, है ना, जो वस्तु हमारे सामने रखी है ना, उसको देखकर मन में कोई भी विचार आता है तो चिंतन करते हैं, तो वही क्या कहलाता है, मूर्त चिंतन कहलाता है। जैसे कि हाथी को, सूंड को देखकर क्या विचार आता है मन में, ये विचार आता है भाई गणेश जी का सूंड भी ऐसा ही है ना, ये गणेश जी होंगे, है ना, मन में विचार आता है ना। या फिर जैसे बच्चे के सामने कोई भी खाने की वस्तु रख दे, जैसे कोई भी चीज दिखा दे, यानी कि आम दिखा दे, तो बच्चे के मन में क्या होगा, उसे खाने की इच्छा बच्चे के मन में जागृत होगी। तो वही क्या कहलाता है, मूर्त चिंतन। यानी कि वस्तुओं को सामने, किसी भी वस्तु को सामने देखकर चिंतन करना, विचार आना मन में, क्या कहलाता है, मूर्त चिंतन कहलाता है ना। अमूर्त चिंतन क्या होता है, यह चिंतन मूर्त चिंतन से श्रेष्ठ है ना। इसमें प्रतीकों, शब्दों, चिन्हों के आधार पर चिंतन किया जाता है। यानी कि जैसे तीर नहीं लगा होता, रास्ते में तीर भी लगा होता है कि जैसे मवाना या मेरठ इतने किलोमीटर रह गया, वो साइड में लगे रहता है ना बोर्ड, है ना। या फिर कोई जैसे क्रॉस, रेड क्रॉस है, उसको देखकर क्या याद आता है हमें, प्राथमिकता सहायता का निशान है, चिन्ह है, वह क्या याद आता है, रोड क्रॉस के बारे में याद आता है ना, कि रोड क्रॉस करनी। या फिर जैसे ट्रैफिक वाली वो रहती लाइट है, तो जब रेड लाइट वो होती है, रेड और ग्रीन लाइटें हैं, तो एक तो जो जाम है वो खुलने की वो होती है ना, और एक रुकने की वो होती है लाइट। तो उसके आधार पर हम रुकते भी हैं और चलते भी हैं, है ना। तो वही ये क्या कहलाता है, यह चिंतन मूर्त चिंतन तो श्रेष्ठ है। इसमें प्रतीकों, शब्दों, चिन्हों के आधार पर चिंतन किया जाता है। ये कौन सा चिंतन है, ये कहलाता है अमूर्त चिंतन। तो इसको अच्छे से नोट करेंगे, साथ के साथ नोट्स बनाते चलेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, है ना, अच्छे से। चलिए, अब सारे चिंतन, ठीक है। एक तो अभिसारी चिंतन बताया था मैंने, एक बताया था अभिसारी चिंतन, ठीक है, वो मैं बता चुकी हूँ इससे पहले। ये है अपसारी चिंतन। ये चिंतन कौन सा चिंतन है, अगर किस व्यक्ति के पास कोई भी समस्या आ रही है ना, तो उस समस्या को समाधान करने के लिए वह अनेक भिन्न भिन्न तरीके को सोचे और भिन्न भिन्न तरीके से विधियों द्वारा अपनी समस्या का समाधान करे। तो इस तरह का चिंतन क्या कहलाता है, अभिसारी चिंतन कहलाता है। तो चलिए देख लेते हैं
अभिसारी चिंतन में व्यक्ति एक ही व्यवस्था का भिन्न भिन्न रूपों में चिंतन करता है। इस चिंतन के माध्यम से व्यक्ति एक ही समस्या का समाधान अलग अलग विधियों से करने पर विचार करता है। जैसे वह कौन सी संख्या है जिनको गुना करने पर 20 प्राप्त होता है, इस प्रकार के प्रश्न को हल करने के लिए जो चिंतन किया जाता है वो क्या कहलाता है? अभिसारी चिंतन कहलाता है। यानी कि अपनी समस्या का निवारण करने के लिए क्या करते हैं, हम अलग अलग तरीके की विधि अपनाए, है ना। अपनी समस्या का समाधान करने के लिए हम नए नए तरीके से सोचे, नए नए तरीके से फिर अपनी समस्या का निवारण करें, वही क्या कहलाता है? अपसारी चिंतन कहलाता है। तो चलिए हमने आपको चिंतन के प्रकार बता दिए हैं कि चिंतन कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो अच्छे से नोट्स बनाएंगे, अपने अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए नोट कर लो इसे। थैंक यू।